हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेआरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम संदीप दान है और मैं आज आपको इस क्रैश कोर्स के अंदर सॉलिड स्टेट डिस्कस करूंगा, सॉलिड स्टेट डील करूंगा। और क्योंकि ये क्रैश कोर्स का हिस्सा है तो इसमें आप लोग ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मेरे से कि मैं आपको पूरा डिटेल में जाते हुए हर चीज को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके चलूं, ठीक है। क्योंकि एज सच क्लास में मैं इसमें कम से कम 8 से 9 लेक्चर ले लेता हूँ, ठीक। इस लेक्चर में इसमें हम लोग कम से कम 2 या 3 लेक्चर के अंदर सॉलिड स्टेट को कवर करेंगे और इसमें हम लोग उन पॉइंट्स को मेनली उठाएंगे जहां से हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, जहां जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो हमें इस कोर्स का जो यूज करना है वो इसी पर्पज से करना है कि आने वाले एग्जाम के अंदर हम लोग इफेक्टिवली मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ उसी तरीके से पढ़ाई देना चाहूंगा, उसी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आप एग्जाम में अच्छा कर पाए, ठीक है। एग्जाम में हमारे को इन लेक्चर्स का बेनिफिट हो और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको हर लेक्चर के अंदर इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करके दूंगा, इजिली भी होगा और आने वाला भी होगा। इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी लेकिन आपके पास बहुत आसानी से समझ में आएंगी और आप अगर उन्हें अच्छे से करते हैं तो ये आपके आने वाले एग्जाम में मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 20 से 25% का इजाफा स्कोर में करेगी, ठीक है। तो ये इस पार्ट में जैसे सॉलिड स्टेट के इस हिस्से में मैंने बोला ना, सारी चीजें नहीं डील करके चलूंगा, मैं डायरेक्टली उन्हीं पॉइंट पे जंप करूंगा जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और जिनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के आज के इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, क्रैश कोर्स के लेक्चर में मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट के मतलब लेक्चर सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम लोगों को 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम जो है वो पढ़ाए जाते हैं। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाए जाते हैं और इन 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमसे उनकी एज लेंथ, रेडियस वगैरह में उनकी एंगल्स में रिलेशन पूछा जाता है, उनकी एज लेंथ में रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है। कोई क्रिस्टल है जैसे क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब को हम लोग ऐसे मान के चल सकते हैं, क्यूब को मान लेते हैं हम, ये क्यूब है मान लीजिए। तो क्यूब के इस लाइन को, इस वाली लाइन को जो ये आगे की तरफ आ रही है, ठीक है, इस लाइन के अलोंग जो लेंथ बनेगी, एज लेंथ बनेगी, इसको मैं ए के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और यहां जो इस साइड में इधर जा रही है इसके अकॉर्डिंग जो एज लेंथ बनेगी उसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा और इस खड़े हुए लाइन के अलोंग यहां जो जा रही है इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो ये एबीसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और दूसरी बात, इनके बीच का ये जो एंगल है, हर बार एंगल जरूरी नहीं है कि 90-90 डिग्री ही हो, ठीक है। आप लोग सीधा सीधा जान लीजिए, इस ए के सामने में जो ये एंगल है, ठीक है, इस ए के सामने में जो ये एंगल है इसको मैं अल्फा रिप्रेजेंट करूंगा। इस बी के सामने में यहां जो एंगल है इसको मैं बीटा बोलूंगा और इस एंगल को जो है मैं गामा बोलूंगा, ठीक है। तो हम लोग जब क्रिस्टल सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं तो इस क्रिस्टल सिस्टम के क्लासिफिकेशन में हम लोग इन एंगल्स और इन एज लेंथ का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो जल्दी से, कौन कौन से 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है उनके लिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि सबसे पहले तो आप लोग, ठीक है, उनका जो फर्स्ट लेटर है उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ठीक है। मैं CTOMHRT, ठीक है, ये इस फॉर्म में बच्चों को चाहता हूं कि बच्चे जो है इसको अपने जबान पे इसको रट लें, जबान पे बैठा लें, ठीक है। CTOMHRT, ठीक है, CTOMHRT, ठीक है। इस फॉर्म में याद करने से क्या क्या फायदा होगा मैं आपके साथ अभी डील करूंगा। तो सबसे पहले तो इसमें C का मतलब है क्यूबिक, T का मतलब है टेट्रागोनल, ठीक है, O का मतलब है ऑर्थोरोम्बिक, M का मतलब है मोनोक्लिनिक, H का मतलब है हेक्सागोनल, ठीक है, R का मतलब है रोम्बोहेड्रल, T का मतलब है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो 7 टाइप के जो अपने क्रिस्टल सिस्टम है, इन 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स को याद रखने के लिए मैं आपसे क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे बस इतना चाह रहा हूं, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इनका जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, उसको अपने जबान पे या रट लें, 4-5 बार बोलोगे आपके जबान पे CTOMHRT बैठ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान देना,
ये जो एज लेंथ वगैरह के रिलेशन की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इनके एज लेंथ की रिलेशन को क्लियर कर देता हूं आपके सामने, ठीक है। क्यूबिक सिस्टम में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, सबको पता है, ठीक है। टेट्रागोनल में जाओगे तो आप बोल देना a इक्वल टू बी होगा बट नॉट इक्वल टू सी होगा। इस ऑर्डर में याद करने का CTOMHRT फॉर्म में याद करने का क्या फायदा है, मैं वही बता रहा हूँ। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, उस कंडीशन में ये वाली जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। ऑर्थोरोम्बिक में a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, उसमें कोई सा भी बराबर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी ट्रिक, एक छोटा सा हिंट अगर मैं आपको दूं, ठीक है, आपके काम आएगा अगर याद रख पाओगे तो। यहाँ 4 ऐसे सिस्टम हैं जिनके लास्ट में इक लगा हुआ है, ठीक है। 4 ऐसे सिस्टम हैं जिनके लास्ट में क्या लगा हुआ है, इक लगा हुआ है। क्यूबिक का आपको पता होता है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, ठीक है। उस केस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी केस में, आराम से मेरी बात सुनो, बाकी केस में उन तीनों इक वाले केस में a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी चलेगा, ठीक है। बाकी तीनों केस में a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी चलेगा। जैसे ऑर्थोरोम्बिक में a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हुआ, मोनोक्लिनिक में a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हुआ, ट्राइक्लिनिक में a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हुआ, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल में क्या होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए रोम्बोहेड्रल वर्ड जो है वो रोम्बस से ही आया है, और रोम्बस की खासियत क्या होती है कि उसकी साइड्स बराबर होती है, ठीक है। तो उसी को जब 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया गया तो इसकी साइड्स आपस में जो है बराबर होगी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, ठीक है। हेक्सागोनल की बात करें, जल्दी से मैं बताना चाहूंगा, अगर हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल में ये जो खड़ी हुई लेंथ है, ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में बना रहे हैं तो इधर ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो लेंथ होती है इस केस में, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, ये लेंथ आपस में बराबर होती है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है। लेकिन ये जो खड़े वाली लेंथ होती है ना, जो इसकी हाइट होती है, ये हाइट इसके साथ मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो हेक्सागोनल में क्या खासियत होगी, a इक्वल टू बी होगा, लेकिन ये जो खड़े वाली लेंथ है, ये वाली सी वाली लेंथ जो है वो इस केस में आपस में बराबर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जल्दी से सुनो, इसके बाद अपने को एंगल की बात करनी है, ठीक है। तो जिस तरीके से, जिस ऑर्डर में मैंने आपको याद करवाया, उसमें एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि ऊपर वाले जो 3 केस हैं उसमें तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री हैं, ठीक है। मतलब क्यूबिक केस में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ठीक है, इक्वल टू 90, ठीक है। टेट्रागोनल में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ऑर्थोरोम्बिक में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। फायदा हुआ ना, ऊपर वाले तीनों के तीनों कितने, 90 हैं, ठीक है। अच्छा, इस बीच वाले दो में मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि इस बीच वाले दो में 2 90 हैं, सॉरी 2 एंगल 90 हैं, एक 90 नहीं है, ठीक है। और उसमें अगर हेक्सागोनल का बोलूं तो अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है, ये तो 90 है, ठीक है। लेकिन जो गामा वाला एंगल है ये 120 होता है, ठीक है। ये जैसे इस टाइप का हेक्सागन बना हुआ है, ठीक है। तो ये खड़े वाला जो एंगल है ये तो 90 है, ये जो ऊपर से आ रहा है, इस लाइन के रिलेटिव भी 90 है, इसके रिलेटिव भी 90 है, लेकिन ये वाला जो एंगल होगा ये 120 होता है, ठीक है। मोनोक्लिनिक में आपको प्योरली रटना पड़ेगा, ठीक है। मोनोक्लिनिक के केस में अल्फा और गामा 90 होते हैं, अल्फा और गामा 90 होते हैं, लेकिन जो बीटा होता है वो नॉट इक्वल टू 90 होता है, ठीक है। मतलब मुद्दे की बात, इसमें 3 90 थे मैंने बोला, इसमें कितने 90 हैं, 2 90 हैं, ठीक है। तो इसका भी एक फायदा हुआ। और नीचे वाले दो में कोई 90 नहीं होता, लेकिन कोई 90 में भी एक फर्क है कि इसका अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होते हुए 90 नहीं होता है। बोले ना रोम्बोहेड्रल जो है वो रोम्बस के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, उसी से बना है। तो उसके जैसे एंगल बराबर थे, यहाँ एंगल बराबर है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू 90 है। ट्राइक्लिनिक में क्या है, ट्राइक्लिनिक में तो अल्फा बीटा गामा जो है कोई सा भी बराबर नहीं है, 90 की तो छोड़ो, ये आपस में भी बराबर नहीं है, ठीक है। और इस सिस्टम के बारे में फिर चलते चलते आप क्या जान दो, अगर आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है, ऑब्वियसली बात है मेरी स्पीड ज्यादा है क्योंकि मैं 2 लेक्चर में अगर सॉलिड स्टेट खत्म करने की सोच रहा हूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपको भी मेरे साथ कोरिलेट करना, मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, ठीक है। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। अगर कोई पूछे मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम कौन सा है, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम जो है वो क्यूबिक सिस्टम है, ठीक है।
इसके अंदर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बराबर भी और 90 के बराबर भी। तो मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम क्यूबिक सिस्टम। कल को आपसे कोई पूछे मोस्ट एनसिमेट्रिक सिस्टम, ठीक है, तो मोस्ट एनसिमेट्रिक सिस्टम कोई आपसे पूछेगा तो आपका जवाब होना चाहिए कौन सा, ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ठीक है। कौन सा होना चाहिए आपका जवाब, ट्राइक्लिनिक सिस्टम। इस चीज को अच्छे से वीडियो पॉज करके आराम से उतार लो, जो जो चीजें मैंने बोली है उसको याद करने की कोशिश करो। हाँ भाई, इसके बाद इस चैप्टर का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है यूनिट सेल या कंपाउंड का फॉर्मूला आपको बताना होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल के डिस्क्रिप्शन के आधार पे आप लोगों को कंपाउंड का जो है फॉर्मूला बताना होता है। ये तो बहुत ही आम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे आप स्कूल के एग्जाम में डील किए होंगे, चाहे आप आने वाले नीट एग्जाम या जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, IIT एग्जाम के लिए, उसमें आप लोग ये वाली चीज तो बार बार नोटिस करेंगे। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिट सेल जब बताना है, ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को दो चीजें आनी चाहिए। एक चीज अच्छे से आनी चाहिए और वो चीज क्या है, ठीक है, फ्रैक्शन आना चाहिए। फ्रैक्शन का क्या मतलब है मैं 1 मिनट में बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे बात सीधी सी है, कोई यूनिट सेल होती है, आपको इतना तो पता ही है सॉलिड स्टेट में कि यूनिट सेल अकेली तो होती नहीं है, ऐसी यूनिट सेल आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ फैली हुई होती है, ठीक है। अब कोई क्यूबिक यूनिट सेल सिस्टम है तो इसका मतलब एक क्यूब ही थोड़ा ना होता है, एक ही थोड़ा ना होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो एक बात सोचो, इस क्यूब के इस कॉर्नर पे जो एटम होगा, ठीक है, तो कॉर्नर पर जो एटम होगा, कॉर्नर ऑफ क्यूब, ठीक है, उसका फ्रैक्शन कितना होगा, कॉर्नर ऑफ क्यूब का फ्रैक्शन। इसके लिए मैंने आपका टाइम बर्बाद ना हो पहले से ही एक डायग्राम बना के रखा हुआ है, ठीक है। आप प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आनी चाहिए, मेरे अच्छे अच्छे बच्चों को ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि यहाँ जो एटम रखा गया है, ये वाला एटम, ठीक है, यहाँ आप फील कर पा रहे हैं कि यहाँ टोटल 8 क्यूब बने हुए हैं। उनमें से ये वाला, ये नीचे वाला, आगे वाला क्यूब समझ लो इसको, ठीक है, आगे वाला नीचे वाला क्यूब समझ लो। यहाँ 8 क्यूब नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, आने तो चाहिए नजर, ठीक है, मेरे को तो आ रहे हैं। तो इस 8 क्यूब में ये वाला जो एटम है, ठीक है, ये जो एटम रखा गया है, ठीक है, ये एटम कितने क्यूब में गया है, ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा होगा ये 8 क्यूब में गया है। आगे वाले चारों का हिस्सा भी है, पीछे वाले 4 का हिस्सा भी है, ठीक है। वैसे भी अगर मैं एक बात करूं तो कॉर्नर का मतलब एक पॉइंट होता है। अब एक पॉइंट के अबाउट में कितने स्क्वायर बना सकता हूँ, 4 स्क्वायर बना सकता हूँ। ये लो 4 स्क्वायर बना दिए, ठीक है। अब बताओ इस 4 स्क्वायर पे मैं कितने डब्बे ला के रख सकता हूँ। 4 स्क्वायर पे मैं 4 डब्बे आगे से ला के रख सकता हूँ, क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है। 4 क्यूब आगे से ला के रख सकता हूँ, 4 क्यूब पीछे से ला के रख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो एटम है, ये वाला, ये कितने क्यूब का हिस्सा है, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है 8 क्यूब का हिस्सा है, ठीक है। मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यूब की बात कर रहा हूँ। 4 क्यूब ऊपर से आएंगे, 4 क्यूब पीछे से आएंगे, तो ये जो एटम गया वो कितने क्यूब में गया, एक्चुअली वो 8 क्यूब में गया। तो इफेक्टिवली 1 क्यूब में वो कितना गया, यहाँ देखो ना, ये पूरा का पूरा 1 क्यूब का हिस्सा नहीं ना है, ठीक है। तो 1 क्यूब में वो कितना गया, वो गया 1/8, ठीक है। वो चीज मैं यहाँ भी दिखाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। ये एटम कितने क्यूब का हिस्सा है, ये एटम, ये कॉर्नर एटम 8 क्यूब का हिस्सा है, इसलिए एक कॉर्नर का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/8 होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखो, कॉर्नर ऑफ क्यूब के बाद अगला पॉइंट, एज सेंटर ऑफ क्यूब, एज सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है। तो एज सेंटर ऑफ क्यूब में अगर मैं बात करूं, जैसे यहां मान लो यहां एटम रख दिया मैंने एज के सेंटर पे, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि एज के सेंटर पे अगर मैंने एटम रखा है तो वो इफेक्टिवली कितना में गया है, ठीक है, और 1 क्यूब में उसका इफेक्टिवली कितना पार्ट है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस केस में यहां रखने की बात कर रहा हूं, यहां पर, ठीक है, यहां रखने की बात करूंगा तो आपको दिखना चाहिए एक आगे वाला क्यूब, एक पीछे वाला क्यूब, ठीक है, 2 नीचे और 2 ऊपर। ये वाली जो एज है, ठीक है, इस एज का ये जो पॉइंट है ये 4 क्यूब में डिवाइड हुआ है। आगे वाले, नीचे वाले 2 क्यूब, ऊपर वाले 2 क्यूब, ये साइड वाले 4 हट गए अब, ठीक है। तो ये कितने क्यूब में गया, 4 क्यूब में गया है, ठीक है। वैसे भी एज का मतलब एक लाइन होता है, ठीक है। इस लाइन के अबाउट में कितने स्क्वायर बना सकता हूं, 1 स्क्वायर यहां बना दिया मैंने,
एक स्क्वायर मैंने यहां बना दिया, ठीक है। तो कितने स्क्वायर बनाए मैंने? 2 स्क्वायर बनाए। अच्छा 2 स्क्वायर बनाए तो इसका मतलब कितने क्यूब बनेंगे? 2 क्यूब ऊपर से बनेंगे, 2 क्यूब नीचे से बनेंगे। तो इसका मतलब ये एटम कितने क्यूब में गया है? ये वाला एटम गया 4 क्यूब में। 4 क्यूब में गया तो एच सेंटर ऑफ क्यूब का फ्रैक्शन कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? एच सेंटर ऑफ क्यूब का फ्रैक्शन होगा 1/4, ठीक है। एच सेंटर ऑफ क्यूब का फ्रैक्शन होगा 1/4, ठीक है। अच्छा उसके बाद है फेस सेंटर पे, ठीक है, फेस सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है। तो ये तो बहुत सीधी सी बात है यार, इसके लिए मैं एक अलग सा छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूं, ठीक है। ये बस इतना कर दे रहा हूं। तो एक बात समझो, ये वाला जो फेस है ये 2 क्यूब के बीच का फेस है। तो ऑब्वियसली बात है फेस के सेंटर पे जो एटम होगा, ठीक है, ये फेस के सेंटर वाला एटम क्या है? इधर वाले क्यूब का हिस्सा भी है और साइड वाले क्यूब का हिस्सा भी है, 2 क्यूब का हिस्सा है, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, इस दीवार के साथ कितने कमरे लगेंगे? एक इधर वाला कमरा लगेगा, एक इसके पीछे वाला कमरा लगेगा, ठीक है। तो यहां कोई सेंटर पे गोला रख दूंगा तो वो कितने क्यूब में गया? 2 क्यूब में गया, ठीक है। तो इसलिए एक क्यूब में उसका फ्रैक्शन कितना बनेगा? वो बनेगा 1/2, ठीक है। फाइनली बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है, बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब। तो जब बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब की ही बात आ गई तो बॉडी सेंटर का तो मतलब आपने जो एटम रखा है वो तो बिल्कुल क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे बिल्कुल बीचों बीच रखा है, इसलिए बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब का फ्रैक्शन कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको अलग अलग पोजीशंस के करस्पॉन्डिंग उनका फ्रैक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। वीडियो पॉज करें और इस चीज को बहुत अच्छे से उतार लें, जल्दी उतार लें। हाँ भाई, तो फ्रैक्शन जान लेने के बाद अगला पॉइंट तो यही ना है कि उस फ्रैक्शन का फायदा उठा करके हम कैसे किसी कंपाउंड का फॉर्मूला जो है वो जनरेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कॉमन और बहुत बार पूछे जाने वाली चीज है, इसलिए हमें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है कि जब आप लोगों ने फ्रैक्शन डिसाइड कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है, तो आप क्या करोगे? पहले यूनिट सेल में जिस भी जो एलिमेंट दिए हैं, ठीक है, उन एलिमेंट के इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालोगे, ठीक है, उस फ्रैक्शन को कंसीडर करते हुए, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि ए एटम कॉर्नर पर है, बी एटम बॉडी सेंटर पर है, या इस टाइप की कुछ बातें बताई जाएगी, ठीक है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आप क्या करोगे? उस एलिमेंट के पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालोगे, ठीक है, कितने इफेक्टिवली उस एलिमेंट के एटम्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम निकालोगे डिस्क्रिप्शन के आधार पे, एग्जाम्पल अभी करवा दे रहा हूं, और उसके बाद आप उसको सिंपलेस्ट रेशियो में जो है कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप उसे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। एक सीधा सा क्वेश्चन पूछूं यार, क्वेश्चन है कि ए जो है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं, ए एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, ठीक है, ए एट कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड बी एट फेस सेंटर ऑफ क्यूब, बी एट फेस सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है। और आपसे क्या पूछ लिया? फॉर्मूला पूछ लिया कि फॉर्मूला बताओ, ठीक है। ए जो है वो क्यूब के कॉर्नर पर है, बी जो है वो फेस सेंटर पे है, और आपसे पूछ लिया गया है कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो भाई कर देते हैं, कौन सा मुश्किल काम है, आसान सा काम तो है, ठीक है। क्या करना है? ए अगर कॉर्नर ऑफ क्यूब पर है, ठीक है, तो पहली बात तो आपको इतनी कॉमन सेंस तो है कि क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो 8 कॉर्नर हैं, तो हर किसी कॉर्नर पे अगर एक एक एटम बैठा हुआ है, ठीक है, और हर किसी का कितना हिस्सा उस क्यूब में आता है? 1/8 आता है, ठीक है। तो आप उस फ्रैक्शन से उसके नंबर को, नंबर ऑफ कॉर्नर को एक कॉर्नर के थ्रू जो फ्रैक्शन बन रहा है उसके थ्रू मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 8 इंटू 1/8 करोगे, तो ए जो है, जो कॉर्नर पर बैठा हुआ है, उसका इफेक्टिवली इस यूनिट सेल में कितने एटम है? एक एटम है, ठीक है। बी जो कहां पे बैठा हुआ है? फेस सेंटर पे बैठा हुआ है। तो बी अगर फेस सेंटर पे बैठा हुआ है तो उसके इफेक्टिवली उस यूनिट सेल में कितने एटम है? कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं। कितने फेस हैं इसमें? 6 फेस हैं, ठीक है। तो 6 फेस हैं, तो 6 इंटू कितना करोगे? 1/2 करोगे। तो 6 इंटू 1/2 करोगे तो बी का कितना बन गया? 3 बन गया, ठीक है। तो ए के इफेक्टिवली एक एटम है इस यूनिट सेल में, और बी की अगर मैं बात करूं तो बी जो कहां बैठा हुआ था? फेस के सेंटर पे बैठा हुआ था, वो इफेक्टिवली कितना है? 3 है, ठीक है। तो A:B का सिंपलेस्ट रेशियो कितना है? 1:3 है, और ये 1:3 है, तो यही इसका क्या हो गया?
फॉर्मूला हो गया, AB3 जो है वो इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक आधा क्वेश्चन और जल्दी से पूछ लेता हूं, क्योंकि ये बहुत कॉमन आम आने वाला क्वेश्चन है। आपसे बोला जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। ठीक है, फेस सेंटर ऑफ क्यूब। ठीक है, आपको बोला गया है कि ए जो है वो कॉर्नर पर भी है और कॉर्नर के साथ साथ जो है फेस के सेंटर पर भी है। ठीक है, तो ए के बारे में तो बोला गया है कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर ऑफ क्यूब। बी के बारे में बोला गया है बॉडी सेंटर पे है। ठीक है, कहां पर है? बॉडी सेंटर पर है। और सी के बारे में बोला गया है एज सेंटर पर है। ठीक है, सी कहां पर है? एज सेंटर पे है। और एज यूजुअल आपका काम है कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ क्यूब एज वेल एज फेस सेंटर। यहां दो बातें बोली गई है, ए जो है वो केवल कॉर्नर पर नहीं है। ठीक है, बी बॉडी सेंटर पे है और सी कहां है? एज सेंटर पे है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ए अगर कॉर्नर पर है, ठीक है, और साथ में फेस के सेंटर पर है, ठीक है, तो कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। एक कॉर्नर का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8 होता है। तो 8 इंटू 1/8 यानी एक एटम तो ए का उस यूनिट सेल में कॉर्नर के चलते हैं। ठीक है, प्लस आप उसमें जोड़ोगे 6 इंटू 1/2। ठीक है, 6 फेस होते हैं, एक फेस का फ्रैक्शन 1/2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब उसके 3 एटम और एक एटम। ठीक है, एक एटम कॉर्नर की वजह से है और 3 एटम जो है वो फेस सेंटर की वजह से है। ठीक है, तो इसलिए टोटल एटम उसके अंदर कितने हैं भाई? 4 हैं ए के। ठीक है, 3 फेस सेंटर से हैं और एक जो है कॉर्नर से आया है। बी कितना होगा? बी 1 होगा। क्यों? बॉडी सेंटर एक ही होता है यूनिट सेल में। ठीक है, तो बी होगा 1। सी कितना होगा? एज के सेंटर पे है। ठीक है, एक क्यूब में एज कितनी होती है पता है आपको? ठीक है, मैं एक एक बंदे से पूछूं तो ऑब्वियस बात है कई लोग गलत जवाब दे देंगे। ठीक है, लेकिन मैं अब सीधी सी बात है गिना दे रहा हूं। एक क्यूब में कितनी एज होगी मेरे प्यारे बच्चों? 4 एज ये। ठीक है, 4 एज ये और 4 ये खड़े वाली एज, टोटल 12 एज होती है। ठीक है, और एक एज का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1/4 होता है। ठीक है, अभी करवाएं। तो 12 एज का फ्रैक्शन, एक एज का 1/4 फ्रैक्शन होता है और एज कितनी है? 12 है। ठीक है, तो इसलिए इफेक्टिवली सी के कितने एटम हैं उस यूनिट सेल में? ठीक है, तो इफेक्टिवली की अगर बात करोगे तो इफेक्टिवली उसके 3 एटम हैं यूनिट सेल में। तो इस बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी और सी का आपसी रेशियो कितना है? सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, ए बी और सी का आपसी सिंपलेस्ट रेशियो है 4:1:3। तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया A4, ठीक है, बी और C3। ठीक है, या कल को ए ऐसे लिख दिया जाए तो थोड़ा और अच्छा लगता है, BC3A4। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो जिस तरीके से भी लिखा रहे। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया। क्या करना होता है? फ्रैक्शन निकाल लेंगे। फ्रैक्शन ध्यान रखेंगे तो हम जो यूनिट सेल की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कौन एटम कहां पर है, उस डिस्क्रिप्शन के आधार पे हम लोग उसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालेंगे और उस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को यूज करते हुए हम पहले उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और सिंपलेस्ट रेशियो जो बनेगा वही उसका यूनिट सेल का जो है फॉर्मूला होगा। हाँ भाई, इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक में अपने पास होता है और जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है हमारे पास कौन सा, क्या चीज? क्यूबिक सिस्टम के बारे में अलग अलग कंडीशंस को लेते हुए पढ़ना अपने को। ठीक है, क्यूबिक सिस्टम को पढ़ना। ठीक, तो क्यूबिक सिस्टम में अगर मैं आपसे बात करूं तो पहली बात, क्यूबिक सिस्टम में आप सबको पता होगा, ठीक है, कि कौन कौन से केस आते हैं। एक इसमें होता है सिंपल क्यूबिक, ठीक है, या जिसको आप लोग प्रिमिटिव क्यूबिक भी बोल देते हो। ठीक है, सिंपल क्यूबिक या जिसको आप प्रिमिटिव क्यूबिक भी बोल देते हो। ठीक है, क्या मतलब है इस सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक का? कि एटम जो होंगे वो सिर्फ क्यूब के कॉर्नर पर होंगे। ठीक है, एटम जो होंगे वो केवल और केवल क्यूब के कॉर्नर पर होंगे। ठीक है, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक के बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है,
और फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो होता है आपके पास, उस फेस सेंटर्ड क्यूबिक का ही दूसरा नाम होता है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। ठीक है, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, इसलिए इसको शॉर्ट में जो है FCC या शॉर्ट में CCP लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, FCC CCP दोनों एक ही यूनिट सेल के नाम है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या इसको क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग बोला जाता है। ठीक है, तीसरा केस आप लोग सुनोगे BCC। ठीक है, जिसको फुल फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, जिसको शॉर्ट में अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, BCC लिखोगे। तो ठीक है, ये क्यूबिक सिस्टम में ये 3 केस होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इन 3 केस में हमें सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखना है, क्या चीज हमसे सबसे ज्यादा पूछी जाएगी। ठीक है, तो भाई हमसे ये 3 चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाएंगी। ठीक है, और इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक तो हमसे एज लेंथ एंड रेडियस रिलेशन। ठीक है, एक तो हमसे एज लेंथ और रेडियस का जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो रेडियस का रिलेशन पूछा जाएगा। ठीक है, एज लेंथ एंड रेडियस रिलेशन। और ये सिर्फ इन 3 केस में नहीं, इन 3 केस के अलावा एक आगे चल के NaCl और सीजियम क्लोराइड, ये 2 केस और जोड़ लेना। ठीक है, इन 5 केस में से एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप ये मान के चलें कि 3 साल में एक बार आ ही जाता है, 2 से 3 साल के अंदर अंदर एक बार ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो एज लेंथ और रेडियस के रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आएगी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, वो अभी देखे भी हैं। ठीक है, तीसरी बात आएगी पैकिंग की और पैकिंग फ्रैक्शन की बात आएगी। और पैकिंग फ्रैक्शन के बाद ऑब्वियस सी बात है, जब आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो उसी से रिलेटेड दूसरी चीज वॉइड परसेंटेज। ठीक है, तो वो तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा, तो वॉइड परसेंटेज तो अपने आप ही 100 में से पैकिंग परसेंटेज माइनस कर लोगे तो आ ही जाएगा। ठीक है, हमारे को एज लेंथ रेडियस रिलेशन और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम और तीसरा जो हमने बोला पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एज लेंथ रेडियस की रिलेशन इन 3 के साथ साथ आपको सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड यूनिट सेल के अंदर भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, चलो मैं जल्दी से बात करता हूं क्यूबिक सिस्टम की। अभी तो क्यूबिक सिस्टम में सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल क्यूब के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, क्यूबिक सिस्टम में मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं सिंपल क्यूबिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम के बारे में। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में जो एटम्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभी क्या बताया हमने कि एटम्स जो होते हैं वो क्यूब के कॉर्नर पर होते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में जो एटम्स होते हैं वो कहां होते हैं, क्यूब के कॉर्नर पर होते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल क्यूबिक सिस्टम में एटम्स जो है वो क्यूब के कॉर्नर पर हैं, ठीक है, तो एक बात बताओ, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इसका कितना हुआ, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये तो क्लियर कट है ना कि यहाँ जो एटम्स हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, क्यूब के कॉर्नर पर बैठे हुए हैं। और क्यूब के कॉर्नर पे अगर एटम बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए, आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि 8 कॉर्नर है और एक का फ्रैक्शन 1/8 है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 हो गया। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इसका कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 8 कॉर्नर है और हर कॉर्नर का फ्रैक्शन 1/8 है, इसलिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो है सिंपल क्यूब का वो 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम के बाद दूसरी चीज क्या देखनी होगी अपने को, एज लेंथ और रेडियस की रिलेशन। तो एक बात बताओ, ये एटम क्या हवा में उड़ रहे हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एटम हवा में उड़ रहे हैं तो फिर तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हुए। ठीक है, सॉलिड्स में एटम्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए ना होते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस बनाने के लिए हमने इनको दूर दूर दिखा दिया। ठीक है, इसका जो फेस दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, इसका जो फेस दिखाई देगा, ये जो आगे वाले 4 एटम आप देख पा रहे हो, ठीक है, साइड वाले या कहीं वाले भी, वो 4 एटम ऐसे आपस में चिपके हुए ही हैं। ठीक है, और एक एटम की रेडियस को अगर मैं r मान लूं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो एज लेंथ होगी, ठीक है, एज लेंथ बराबर कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन आपके पास कितना आ रहा है, सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन आपके पास आ रहा है a बराबर 2r। ठीक है,
ए बराबर 2r आ रहा है, ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है। थर्ड चीज क्या है आपके पास, मैंने क्या बोला था, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है और कैसे निकलेगा भाई। पैकिंग फ्रैक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। आप किसी क्यूब के कॉर्नर पर गोले बैठा दोगे, ठीक है, तो इतनी बात तो ऑब्वियस है ना कि वो गोले जो है वो उस क्यूब की पूरी वॉल्यूम को तो ऑक्यूपाई कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। यही देख लो ना, यहाँ भी खाली स्पेस दिख रहा है ना, ठीक है। तो क्यूब की पूरी वॉल्यूम को तो वो ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन की अगर अपने बात कर रहे हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन के नाम पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि क्यूब की ये कंप्लीट वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई ये कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ठीक है। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम का कितना हिस्सा ऑक्यूपाइड हो रहा है वही तो उसका फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम, ये कितना हिस्सा ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम का, वही उसका फ्रैक्शन है। अब प्यार से आराम से मेरी बात सुनना, आराम से। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम निकालने के लिए तुम्हें अब अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जब आपने ये निकाला ना कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 है, ठीक है, तो वहां पर उसी टाइम पे आप लोगों ने उसका पैकिंग फ्रैक्शन, ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम भी निकाल ली। क्यों? जब भाई इस क्यूब में इफेक्टिवली एक एटम के बराबर एटम है, इफेक्टिवली एक एटम के बराबर एटम है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगी वो भी तो एक ही एटम की वॉल्यूम होगी ना, ठीक है। जब इफेक्टिवली इसके अंदर है ही एक एटम के बराबर एटम, ठीक है, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम वो किसके बराबर होगी, एक ही एटम के बराबर होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और एटम की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 1 × 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इफेक्टिवली इसमें एक एटम है, ठीक है, इसलिए ऑक्यूपाइड वॉल्यूम भी एक एटम की वॉल्यूम के बराबर होगी, 1 × 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर ये इफेक्टिव एटम, अच्छा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को आपको पता होना चाहिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। किसी का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 होता तो 4 से कर देते, ठीक है। तो 1 × 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, ठीक है। फिर बात आती है कि टोटल वॉल्यूम कितनी है। अब 12th में पास करके बैठे हुए हो तुम लोग, ठीक है, या 12th के एग्जाम दिए हो, जो भी है, मैं आपको टोटल वॉल्यूम बताऊं ये तो बहुत शर्मनाक बात है, ठीक है। सीधी सी बात है, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, क्यूब की वॉल्यूम ही ना टोटल वॉल्यूम है। यानी आपको यहाँ क्या करना चाहिए था, ए क्यूब करना चाहिए था, लेकिन ए का जब क्यूब करने जाओगे तो ए किसके बराबर है, 2r के बराबर है, तो आप यहाँ 2r का क्यूब करोगे, ठीक है। और आप जब 2r का क्यूब करोगे तो r क्यूब से r क्यूब हो गया कैंसल, ठीक है। r क्यूब से मेरे प्यारे बच्चों r क्यूब क्या हुआ है, कैंसल हो गया है, ठीक है। तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया और आपके पास कट पिट के यहाँ पर π/6 आएगा, ये वैल्यू पॉइंट में आएगी 0.52, ठीक है, अप्रोक्स में, ठीक है। तो ये अगर 0.52 आ रही है तो परसेंटेज में कितनी हो गई है, 52%। क्या मतलब हुआ इसका कि इफेक्टिवली देखा जाए एटम्स ने 52% वॉल्यूम ही इस क्यूब की जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है, 52%, ठीक है। तो इसका मतलब वॉइड परसेंटेज कितना, वॉइड का मतलब क्या है, खाली स्पेस, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है वॉइड परसेंटेज कितना, वो अपने आप ही निकल गया। 100 में से 52 माइनस करो, कितना परसेंट हो गया, 48% हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम का आपके पास चारों चीजें बता दी। ए बराबर 2r होना चाहिए, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाई इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इसका 1 होना चाहिए। पैकिंग फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के लिए आपको अब कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, जितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, उसी के करस्पॉन्डिंग वहां पे वॉल्यूम ले लेनी है, ठीक है। एक एटम की वॉल्यूम ले लेनी है, टोटल वॉल्यूम जो होती है वो तो ए क्यूब होती है, इसका रेशियो आप निकाल लेना। ये 0.52 52% है, और वॉइड परसेंटेज में बात करोगे तो ये 48% है। ये हो गया आपके पास सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के बाद मैं जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर दे रहा हूं, इसको पॉज करके जल्दी से उतार लेना अपना। हाँ भाई, क्यूबिक सिस्टम का नेक्स्ट हिस्सा आपके साथ में डील कर रहा हूं, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक या सीसीपी क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, ठीक है। फुल फॉर्म आप अपने आप से लिख लेना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब होता है कि एटम्स जो होंगे, ठीक है, एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर पर होंगे और कॉर्नर के साथ साथ फेस के
सेंटर पर होंगे, ठीक है। आगे वाले फेस, पीछे वाले, ऊपर वाले, दाएं बाएं जो भी है, ठीक है, इनके सेंटर पे होंगे। ये जो क्यूबिक सिस्टम हम डील कर रहे हैं, आप ये मान के चलो कि हम 30 से 40% क्वेश्चन डील कर रहे हैं, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालना है तो मेरे को एक बात बताओ ना यार, ठीक है, क्या बात बताओगे? कहाँ कहाँ एटम है? कॉर्नर पर है, और कॉर्नर के साथ कहाँ है? बॉडी के सेंटर पर है, ठीक है। तो कॉर्नर पर है और फेस के सेंटर पे है, सॉरी। तो कॉर्नर के चलते कितना होगा? 8 इंटू 1/8, ठीक है। कॉर्नर के चलते 8 इंटू 1/8, ठीक है। और फेस सेंटर के चलते कितना होगा? 6 फेस होते हैं, ठीक है। एक फेस का कितना फ्रैक्शन होता है? 1/2। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देखा जाए तो कितना आया, ठीक है। आप सीधी सी बात देखो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देखा जाए तो इसका कितना आया? 4 आया है, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इस केस का 4 आया, मतलब इफेक्टिवली इसमें 4 एटम हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है? एज लेंथ और रेडियस की रिलेशन, ठीक। तो एज लेंथ और रेडियस की रिलेशन की अगर आप बात करोगे, एज लेंथ और रेडियस की रिलेशन की, तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट समझ में आना चाहिए। फिर वही बात, ये एटम हवा में उड़ रहे हैं? उड़ तो नहीं रहे, ठीक है। इसका जो फेस होगा वो फेस कैसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके फेस के सेंटर पे इस बार एटम बैठा हुआ है ना, ठीक है। तो इसके फेस के सेंटर पे एटम बैठा हुआ है, तो इसका फेस कुछ ऐसा दिख रहा होगा आप लोगों को, ऐसा, ठीक है। ये कॉर्नर एटम और ये फेस के सेंटर वाला एटम, ठीक है। ये फेस आपको FCC का जो है, CCP का जो है, वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हो, अगर ऐसा आप मान के चल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा बड़े वाली बेवकूफी कर रहे हो, ठीक है। आप इसको क्रॉस करो और अपनी कॉपी पे या अपने जहां भी लिखना है इसको नलायक लिखो, ठीक है। क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर ये 4 एटम ऐसे चिपके हुए हैं, ठीक है, और इसी साइज का एक एटम, इसी साइज का, सेम साइज का एटम जब मैं यहाँ फिट कराने जाऊंगा, इस बोर्ड, इस सेंटर पे फिट करने जाऊंगा, तो ये जो साइड वाले, ये जो 4 एटम हैं, इनका कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये मान के चलो कि ये एटम मैं इन 4 के बीच में लेके जा रहा हूँ, फिट करने जा रहा हूँ, तो जैसे 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 मैं इनको फिट करने जाऊंगा ना, तो इनका आपसी कांटेक्ट टूट जाएगा। वरना तो यहाँ भी हम लोग A = 2R बोल के काम ना चला लेते, ठीक है। क्यों नहीं चलाते हैं? क्योंकि जो ये चौथा, पांचवा एटम जो आप लोग उसके फेस के सेंटर पे रखोगे, उसके रखने के बाद इसका फेस कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये गलतफहमी जो उधर वाली है, कई लोग बना देते हैं हवा में टाइम पास में, वो दूर करना। कुछ इसका फेस कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। सिमेट्रिक ही दिखेगा, वो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा बना ना बना वो देख लो, लेकिन इसका फेस कुछ इस टाइप से दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों। इनका कांटेक्ट टूट चुका होगा, इनका कांटेक्ट टूट चुका होगा, तो इस केस में हम A = 2R नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कांटेक्ट टूट चुका है, तो कांटेक्ट टूट जाने की वजह से हम इसको A = 2R नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या बोला जाएगा? तो भाई कांटेक्ट कहीं टूटा है तो कहीं नया जुड़ा भी तो है, होता है ना, कहीं टूटता है कांटेक्ट तो कहीं जुड़ता भी तो है, ठीक है। इतनी बात तो आप लोग समझदार हो ही गए हो, ठीक है। इतना तो अब तक आप लोगों ने एक्सपीरियंस ले ही लिया है, कहीं टूटेगा तभी ना कहीं जुड़ेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। अब आप इधर ध्यान दो, यहाँ पर जब मैंने इनको आपस में जोड़ा, ठीक है, ये कांटेक्ट भले ही ब्रेक हो गया हो, लेकिन ये नया कांटेक्ट आ गया है, ठीक है। और वैसे भी जब भी आप लोग FCC नाम सुनोगे, ठीक है, जैसे ही आप लोग क्या नाम सुनोगे? FCC, ठीक है। तो FCC नाम सुनते ही ऐसे चुटकियों में आपके दिमाग में आना चाहिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी जो कांटेक्ट है वो फेस डायगोनल के अलोंग है, ठीक है। FCC नाम सुनते ही आपके दिमाग में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो कांटेक्ट है वो किसके अलोंग है? फेस डायगोनल के अलोंग है। यहाँ वाला कांटेक्ट है, ये लेंथ कितनी R, ये कितनी R, ये कितनी R, ये कितनी R, तो टोटल ये लेंथ कितनी होगी मेरे भाई? ये लेंथ टोटल कितनी होगी? 4R हो गई, ठीक है। और अगर इसको मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, एज लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको A बोल लूं, इसको A बोल लूं, तो ये फेस डायगोनल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? √2A होगी, ठीक है। फेस डायगोनल की जो लेंथ होगी वो √2A होगी, और ये √2A बराबर अल्टीमेटली किसके बराबर हुई आपके पास? √2A बराबर जो हुई वो आपके पास 4R के बराबर हुई, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है? 4 है। इसका √2A बराबर, यानी एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन कितना है?
ये है √2a बराबर 4r, ठीक है। एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर के, ठीक है। इसको जल्दी से आप वीडियो पॉज करके उतारें, मैं इसको हटाने जा रहा हूं क्योंकि मुझे और भी स्पेस चाहिए यहाँ पर। हाँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, इसका एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन क्या था, ठीक है। एज लेंथ एंड रेडियस रिलेशन क्या था बोलोगे, √2a बराबर 4r था, या ऑब्वियस बात है a बराबर 2√2r था। तीसरा पार्ट क्या होता है इसका, तीसरा पार्ट होता है पैकिंग, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन क्या थी, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कहां से आएगी, जितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है यहाँ पर, कितना है, 4 है, ठीक है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर 4 है तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो वॉल्यूम बनेगी वही उसकी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है। कितनी बन गई, 4 × 4/3 πr³, ठीक है, ये उसकी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बन गई, ठीक है। 4 × 4/3 πr³, ये इसकी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हो गई। टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, वो तो a³ होती है, a³ होती है मतलब आप इसका क्यूब करोगे, 2√2r का क्यूब, r³ से r³ कैंसिल होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो बचेगा मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, π/3√2 बचेगा। कैलकुलेटर आपके पास है, पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14, √2 की वैल्यू आप जानते हो, ठीक है। ये सारी वैल्यू जब आप इसमें बैठाओगे तो ये सारी वैल्यू घटाने के बाद ये वैल्यू आएगी 0.74, मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो कितना परसेंट आ गया, 74% आ गया, ठीक है। तो पैकिंग परसेंटेज की बात करें, फ्रैक्शन 0.74 है, परसेंटेज में बात करोगे तो 74% है, ठीक है। और वॉइड परसेंटेज कितना हो गया, वॉइड परसेंटेज जो है इसका वो हो गया 100 - 74 यानी 26%, ठीक है। क्यूबिक सिस्टम में अपने पास 3 होते हैं, ठीक है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड। अभी जो आपने ये फ्रैक्शन निकाला है 74, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन है। बॉडी सेंटर्ड में निकालेंगे तो इससे कम ही आएगा, ठीक है, ये मैक्सिमम है, इसीलिए तो हम इसको क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग बोलते हैं, ठीक है, कि क्यूबिक सिस्टम के अंदर ये सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग है। क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग भी इसी का नाम होता है, किसका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। और नाम क्यों होता है वो मैंने बता दिया। क्या रिलेशन होता है आपके सामने छपा हुआ है, इसको आप उतारो, जल्दी से वीडियो पॉज करके उतार लो। हाँ भाई, क्यूबिक सिस्टम का तीसरा केस क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, जिसको आप किस से रिप्रेजेंट करोगे, बीसीसी से, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का यही ना मतलब है कि आप लोग, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब है कि आप लोग जब एटम बिठाओगे क्यूब में तो कॉर्नर के साथ साथ, ठीक है, कॉर्नर के साथ साथ वो बॉडी के सेंटर पे भी जाएगा, ठीक है, बॉडी के सेंटर पे भी होगा, ठीक है। तो कॉर्नर पे होगा और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे होगा, तभी आप बॉडी सेंटर्ड बोलते हो। कोई भी यूनिट सेल हो, कॉर्नर पर तो एटम होता ही होता है, चाहे वो एफसीसी हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे सिंपल क्यूबिक हो, ठीक है। इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कॉर्नर पे तो यहां भी है, तो कॉर्नर के चलते 8 × 1/8, ठीक है। और उसके अलावा बॉडी के सेंटर पे भी तो एक बैठा हुआ है, ठीक है, और बॉडी के सेंटर पे एक बैठा हुआ है तो उसको भी तो आप पूरा 1 काउंट करोगे ना, ठीक है। तो 8 × 1/8 + 1, ये टोटल मिला के कितना, 2। तो बीसीसी का जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। बीसीसी का वो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है वो 2 होता है। उसके बाद आती है एज लेंथ और रेडियस की रिलेशन, ठीक है। अच्छा, इस बार ये एटम फेस के सेंटर पे तो नहीं है, ठीक है, इसके फेस के सेंटर पे नहीं है, तो क्या इस बार इसका जो फेस है, ठीक है, क्योंकि वो एटम तो फेस के सेंटर पे नहीं है, वो तो बॉडी के सेंटर पे है, ठीक है। तो क्या इसका फेस ऐसा दिखेगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो फिर आप बेवकूफी कर रहे हो, फिर आप अपनी कॉपी पे एक बार के लिए नालायक लिख डालो, ठीक है। क्योंकि ये जो 8 एटम ऐसे चिपके हुए पड़े हैं उसमें गैप जरूर है 8 एटम के बीच में, लेकिन इतना बड़ा गैप नहीं है। मेरी बात को सुनना, क्योंकि अभी मैं उसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकता और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, वरना मैं प्रूव तो कर दूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन 8 के बीच में गैप जरूर है, लेकिन ये जो इतने साइज का एटम आप लोग उसमें ले जाके रखोगे, सेम साइज का एटम, इतना गैप नहीं है वहां पे,
ठीक है, गैप है लेकिन इतना बड़ा गैप नहीं है कि 9वां एटम उसी साइज का उसमें फिट हो जाए, फिट नहीं हो पाएगा। उसको फिट करने के लिए आपको इन एटम को फिर से थोड़ा थोड़ा क्या करना होगा, दूर करना होगा। ये 8 एटम थोड़ा थोड़ा अपनी पोजीशन से खिसकाने पड़ेंगे, ठीक है, और खिसकाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इसका जो कुछ दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इसका जो गैप वगैरह दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। कुछ गैप आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है, यहां भी गैप होगा, ठीक है। तो सर गैप होगा तो इस केस में क्या, कैसे पता चलेगा एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन, ठीक है। पता चला ही पड़ा है यार, उस ये जो बीच में आया इसने इन सबको तो दूर दूर कर दिया, ठीक है। कुछ होते हैं ना ऐसे लोग, ये बीच में है, इन सबको तो दूर दूर कर दिया लेकिन आपस में सबसे बना के चल रहा है, ठीक है। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी दोस्त होते हैं, मिलते ही हैं, ठीक है, कि सबके बीच में आएंगे, दरार डालेंगे और खुद सबसे बना के रखेंगे। ये वही भाई साहब सबको दूर कर रहा है लेकिन आपस में सबसे बनाए हुए, ठीक है। तो ये सबसे बनाए हुए मतलब ये वाला जो एटम है ना, ये बॉडी के सेंटर वाला एटम, ये इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ, इस साइड वाले के साथ भी जुड़ा हुआ और इस वाले के साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कौन सी लाइन है, इसको आप फेस सेंटर लाइन नहीं बोलोगे, ये आगे वाला कॉर्नर है, ये पीछे वाला कॉर्नर है, ये बॉडी सेंटर वाली लाइन है, ठीक है। तो ये एटम कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये एटम साइड में, ये एटम साइड में, ये कहां पर, ये यहां पर, ठीक है। अरे सॉरी, उतने ही साइज का है ऑलमोस्ट, तो उतना ही दिखना भी चाहिए। ये लो, ये है इसका, इस टाइप का सीन है इसका कुछ, ठीक है। फील कर पा रहे हो इस बात को, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है, और बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये लेंथ √2a होगी। ये ए है तो आप इसका दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये √3a आएगी, ठीक है। ये बच्चों वाली बात है, मैं नहीं ज्यादा डिस्कस करना चाह रहा। √3a बराबर यहाँ पे इस केस में किसके बराबर आ जाएगा, R R R और R, यानी किसके बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, √3a बराबर आ गया 4R के बराबर, ठीक है। √3a जो है वो किसके बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 4R के बराबर आ गया, ठीक है। √3a जो है वो किसके बराबर आया, 4R के बराबर आया, ठीक है। ये BCC नाम जैसे ही आप लोग सुनोगे, ठीक है, BCC नाम जैसे ही आप लोग सुनोगे आपके दिमाग में उसी टाइम यही जाना चाहिए कि जो कॉन्टेक्ट है वो बॉडी डायगोनल के लॉन्ग है, और क्योंकि बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a होती है तो √3a बराबर किसके बराबर, 4R के बराबर, ठीक है। तो इसका दूसरा हिस्सा भी हमने डील कर लिया, ठीक है, इसका दूसरा हिस्सा भी हमने जल्दी से डील कर लिया, ठीक है। एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ एंड रेडियस रिलेशन जो था, ठीक है, A एंड R रिलेशन, A एंड R रिलेशन, ठीक है। क्या रिलेशन बन रहा है, ये बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों √3a बराबर 4R, ठीक है। चलो ये बन गया जो बन गया। तीसरी चीज क्या आती थी, तीसरी चीज आती थी पैकिंग फ्रैक्शन। कितनी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, 2 एटम इफेक्टिवली है तो ऑब्वियसली बात है 2 एटम के बराबर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, 2 × 4/3 πr3, ठीक है। 2 एटम की जो वॉल्यूम होगी वही ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगी। अच्छा, टोटल वॉल्यूम, क्यूब की वॉल्यूम, क्यूब की वॉल्यूम के लिए आप समझ पा रहे हो A बराबर कितना लिख सकता हूँ, 4R/√3 लिख सकता हूँ यहां से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4R/√3 और उसका करूंगा क्यूब, ठीक है। तो 4R/√3 का अगर क्यूब करूंगा तो R³ से R³ वगैरह कैंसिल होगा और कट पिट कर, ठीक है। यहाँ जो फाइनली जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये कुछ ऐसी आएगी √3 π/8, ठीक है। √3 π/8 कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है। और इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 0.68 आएगा, परसेंटेज में अगर सॉल्व करोगे तो 68% आएगा, ठीक है। हाईएस्ट पैकिंग जो आई थी वो तो FCC की आई थी, इसकी पैकिंग जो आती है वो 68% आती है। इसका जो वॉइड स्पेस आता है, वॉइड परसेंटेज जो आती है, ठीक है, वो वॉइड परसेंटेज इसकी आती है 32%, ठीक है। वॉइड परसेंट इसकी होगी 32%। इसको भी वीडियो पॉज करो और जल्दी से उतार लो। हाँ भाई, नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ जो डील करने जा रहा हूं, अगर मैं आइडियली अगर क्लास में पढ़ा रहा हूं तो उस पॉइंट, उस कंडीशन में तो वो सही टाइम नहीं है, उसका काफी लेक्चर के बाद ही नंबर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं साथ साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ क्योंकि है, जरूरी है, ठीक है। एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन पे क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। तो अगर मैं एक केस पढ़ा रहा हूँ आपको NaCl टाइप, ठीक है,
NaCl या जिसको आप लोग बोलते हो रॉक सॉल्ट टाइप क्रिस्टल, रॉक सॉल्ट टाइप क्रिस्टल, ठीक है। एक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सीजियम क्लोराइड टाइप, ठीक है, सीजियम क्लोराइड टाइप क्रिस्टल। इन दो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एज लेंथ और रेडियस की रिलेशन को लेकर के, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसको अभी बता दूं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। NaCl टाइप क्रिस्टल की बात करूं तो मैं तुम्हें बता दूं कि क्लोराइड FCC बनाता है। क्लोराइड क्या बनाता है? FCC बनाता है। FCC बनाने का मतलब समझते हो? जब हम लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं FCC बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कॉर्नर पर भी है और कॉर्नर के साथ साथ वो फेस सेंटर पर भी है, ठीक है। और जो सोडियम है Na+, ठीक है, वो दो जगह होता है। कहां पर? वो होता है एज के सेंटर पे, ठीक है, एज के सेंटर पे, और होता है बॉडी सेंटर पे, ठीक है। अगर मैंने आपको वॉइड वगैरह पढ़ाए हुए होते तो मैं आपको बताता कि ये एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। जल्दी से एक बार के लिए नाम सुन लो, मैं एक इससे में 10-15 मिनट में बताऊंगा, अभी 10-15 मिनट के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ाऊंगा अभी। तो अभी ये जान लो कि सोडियम के बारे में कोई पूछेगा तो वो कहां पर है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, ठीक है। मतलब ये जो होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये कुछ मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से होगा, ठीक है। ये बना लिया मैंने, ठीक है। चलो इसको मैं फिर से 8 क्यूब में तोड़ दे रहा हूं जल्दी से। हालांकि जो मेन क्यूब है, बड़े वाला क्यूब है, वही मेरे लिए यूनिट सेल है। ये तोड़ना करना तो मैं बस मस्ती में कर रहा हूं, कुछ समझाने के लिए कर रहा हूं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को 8 क्यूब नजर आ रहे होंगे, वीडियो के थ्रू भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं पोजीशन की बात करूं कि कौन एटम कहाँ कहाँ है, ठीक है, तो ब्लू वाले से मैं क्लोराइड को दिखा रहा हूं। कहाँ है? कॉर्नर पर है और फेस के सेंटर पर है, ठीक है। तो कॉर्नर और फेस के सेंटर पे है, तो ये लो कॉर्नर 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 कॉर्नर, और ये फेस का सेंटर, ठीक है। ये साइड वाले फेस का सेंटर, जो ब्लैक वाली लाइनें कट कर रही है वो फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, और ये भी कॉर्नर, ठीक है। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम कहां पर है? सोडियम कॉर्नर पर है, ठीक है। सोडियम बोल गया, सॉरी यार। क्लोराइड जो है वो कहां पर है? कॉर्नर पर है, ठीक है। क्लोराइड कॉर्नर पर है। अच्छा, क्लोराइड अगर कॉर्नर पे है, चलो वो तो एक बात हुई। उसके बाद दूसरी बात आएगी कि सोडियम कहां पर है, ठीक है। तो सोडियम को मैं यहाँ ग्रीन से दिखा दे रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से चलेगा। ये तो ना चल रहा, हाँ ये चल रहा है। हाँ भाई, सोडियम कहाँ है? सोडियम यहाँ पर है, ठीक है, एज के सेंटर पे, एज के सेंटर पे। ये सुनो, एज के सेंटर पे होता है और बॉडी सेंटर पे होता है। ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये लो, ये सोडियम एज के सेंटर पे, ये सोडियम, ये सोडियम, ये सोडियम, ये सोडियम, ठीक है, ये सोडियम, ये सोडियम, ये सोडियम, और ये सोडियम, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो ये नीले वाले जो है वो मैंने आपको दिखाया है सोडियम को, और ग्रीन वाले जो है वो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सॉरी ग्रीन वाले सोडियम को दिखाए हैं, और नीले वाले जो है वो मैंने दिखाए हैं आपको ये क्लोराइड को। नीले क्लोराइड है और ग्रीन जो है वो सोडियम है, ठीक है। हाँ भाई, तो मैंने कैमरा आगे ले आया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। ग्रीन जो है वो कौन है? ग्रीन वाले जो है वो मेरे लिए सोडियम है, और नीले वाले जो है वो मेरे लिए क्लोराइड है, ठीक है। अब आगे ध्यान दो जरा सा इस अरेंजमेंट में, ठीक है। पहले तो एज लेंथ और रेडियस के रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो एज लेंथ और रेडियस की रिलेशन की बात कर रहा हूं, तो आपको ये सोडियम दिख रहा है, ये क्लोराइड दिख रहा है, ये क्लोराइड दिख रहा है। क्या ये सोडियम यहाँ हवा में उड़ रहा है? हवा में उड़ता तो फिर वो सॉलिड में अरेंज थोड़ा ना रहता, नीचे ना गिर जाता, ठीक है। तो ये जो एटम्स आपको जो भी दिख रहे हैं ना, ये सब के सब एटम्स एक दूसरे के सहारे पर हैं, ठीक है। मतलब इसकी जो ये वाली एज आपको दिख रही है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली एज, ये एज कुछ ऐसी है, ठीक है।
इसके यहाँ पर क्लोराइड बैठा हुआ है, ये भाई साहब नीले वाला क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोराइड बैठा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि कैटायन का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, ये जो क्लोराइड को मैंने नीले में दिखाया है तो मैं तुम्हारे लिए इसको नीले में ही कर दे रहा हूँ। ये क्लोराइड बैठा हुआ है, क्लोराइड 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 क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, ये क्लोराइड बैठा हुआ है और यहाँ 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 ये जो है ग्रीन के अंदर सोडियम बैठा हुआ है। ये वाली चीज कौन है मेरे प्यारे बच्चों? सोडियम है, सोडियम, ठीक है। अब सीधी सी बात सुन लो जल्दी से, ठीक है। इसकी एज लेंथ और रेडियस की रिलेशन मुझे अगर लिखनी पड़े तो इसकी एज लेंथ और रेडियस की रिलेशन में जो रिलेशन आएगी वो किस तरीके से आएगी, क्या आएगी, जरा सुनो, ठीक है। ये आपके पास रेडियस ऑफ एनायन यानी क्लोराइड की रेडियस, ये रेडियस ऑफ कैटायन, ये दूसरा हिस्सा भी रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है। ये रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो आप लोग यहां समझ पा रहे होंगे कि इस केस में एज लेंथ जो होगी वो 2 टाइम्स ऑफ, 2 बार एनायन की रेडियस आ रही है, 2 बार कैटायन की रेडियस आ रही है, यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। एज लेंथ जो आ रही है वो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन आ रही है आपके पास। दिख गया आपको? सोडियम क्लोराइड के केस में इस पॉइंट पे, इस छोटी सी कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। ए बराबर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। अच्छा, इस चीज के लिए एक वर्ड और बुक वगैरह में यूज किया जाता है आर माइनस आर प्लस के लिए, इसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट इंटरआयनिक डिस्टेंस, ठीक है। क्यों बोला जाता है? कौन सी बहुत बड़ी बात है, एक कैटायन हो एक एनायन हो तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? 2 कैटायन, उसकी रेडियस का सम ही ना होगी, ठीक है। कैटायन और एनायन की रेडियस का सम ही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इसलिए आप इसको शॉर्टेस्ट इंटरआयनिक डिस्टेंस के नाम से भी जानोगे। कई बार पीएमटी वगैरह में तो क्वेश्चन भी आया है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट इंटरआयनिक डिस्टेंस, तो उसका मतलब आपको आर प्लस प्लस आर माइनस निकालना है। और इस रिलेशन में सोडियम क्लोराइड टाइप के केस में कभी कैटायन और एनायन की रेडियस देके एज लेंथ पूछ लेगा, कभी एज लेंथ और कैटायन या एनायन में से कोई एक रेडियस देके दूसरे की रेडियस पूछ लेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोडियम क्लोराइड के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक बात और ध्यान दोगे आप लोग, ठीक है। क्या ध्यान दोगे? ये आपको बिल्कुल सेंटर पे सोडियम दिख रहा है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस सेंटर पे आपको ये ग्रीन में सोडियम दिख रहा है, ठीक है। तो इस ग्रीन के आगे देखिएगा, आगे ये येलो, इसमें ब्लू में क्लोराइड है, पीछे क्लोराइड है, साइड में क्लोराइड है, ठीक है। यहां साइड में क्लोराइड है, दिख रहे हैं 4 क्लोराइड साइड में दिख रहे हैं, एक क्लोराइड ऊपर दिख रहा होगा, एक क्लोराइड नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि NaCl के केस में, ये हालांकि मैं पढ़ाने वाला था लेकिन रुक जाओ एक बार, NaCl के केस में 1 सोडियम आयन, ठीक है, 1 सोडियम आयन is surrounded by 6 क्लोराइड आयंस, 6 क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो आपको NaCl में ये भी ध्यान रखना होगा, 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस, ठीक है। एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन, ठीक है। इस ज्योमेट्री में देख लो, यहां दिखा दूं, ये देखो ये वाला सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो इसके आगे एक सोडियम, इसके पीछे एक सोडियम, इसके ऊपर एक सोडियम, इसके नीचे एक सोडियम, एक साइड में यहाँ सेंटर पे सोडियम। तो इसी तरीके से जो यहाँ बगल में क्यूब होगा, इसके बगल वाला क्यूब, उसके भी तो सेंटर पे एक सोडियम होगा ना। अगर यहाँ सोडियम है, ठीक है, तो यहाँ सोडियम है, तो इसी तरीके से यहाँ आगे चल करके, ठीक है, एक सोडियम यहाँ भी होगा, ठीक है। तो कितने सोडियम सराउंड कर रहे हैं उसको? 6 सोडियम सराउंड कर रहे हैं उस क्लोराइड को, ठीक है। तो हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड से और हर क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड है। इसलिए कल को आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ पूछा जाए, 6 बताओगे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड पूछा जाए, 6 बताओगे। एज लेंथ और रेडियस की रिलेशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको तो आप A बराबर 2 टाइम्स R प्लस R माइनस बताओगे। बहुत जरूरी पार्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ईमानदारी से और अच्छे से इस पॉइंट को कवर करोगे। हाँ भाई, इसी में अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट कौन आता है? सीजियम क्लोराइड को समझना।
ठीक है। इसी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अपने लिए सीजियम क्लोराइड को समझना, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड की अरेंजमेंट को जरा जान लो, जल्दी से जान लो, ठीक है। सीजियम क्लोराइड की यूनिट सेल के बारे में क्या होता है कि सीजियम एटम जो क्लोराइड जो होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं, ठीक है। ये दो क्रिस्टल सिस्टम को अच्छे से रट के जाओ, आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लोराइड जो होते हैं वो कहाँ होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कॉर्नर पर होते हैं। ये क्लोराइड बैठे हुए हैं, ठीक है। और इन क्लोराइड के बीच में थोड़ी बहुत जगह बनाते हुए ये कैटायन के नाम पे सीजियम बैठा हुआ है। ये कौन है यहाँ पर, ये सीजियम प्लस है। और साइड में ये जो कॉर्नर पर है ये कौन है, क्लोराइड है, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड के बारे में आप लोग क्या बोलोगे, कैसे ध्यान रखोगे सीजियम क्लोराइड को, ठीक है। इसमें बोलोगे क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, ठीक है। क्लोराइड आयन के बारे में बोलोगे कि ये क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ क्यूब। सीजियम प्लस आयन आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है। जिसको आगे कल की क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि उसको क्यूबिक वॉइड बोला जाता है, ठीक है। ये जो 8 एटम के बीच में घिर के जो खाली जगह बनी है जिसपे सीजियम को रखा गया है वो अपने आप में क्यूबिक वॉइड है, ठीक है। अच्छा, इसमें एज लेंथ और रेडियस की रिलेशन, क्योंकि इसी पे तो मैं मेनली काम कर रहा हूँ यार, ठीक है। एज लेंथ और रेडियस की रिलेशन इसकी क्या है, ठीक है। एज लेंथ और रेडियस की इसकी रिलेशन क्या है, जरा इस बात को जल्दी से गौर फरमा लो, ठीक है। कर लेते हैं भाई, सीधी सी बात है, वही बात है। सीजियम जो है वो इन दोनों के बीच में है ना, इन सब के बीच में है ना। तो ये इन क्लोराइड को भले ही थोड़ा थोड़ा दूर किया होगा, लेकिन ये सब के साथ कांटेक्ट बनाए हुए है, ठीक है। ये कौन सी लाइन के लॉन्ग कांटेक्ट बनाए हुए हैं, बॉडी डायगोनल के लॉन्ग, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल के लॉन्ग कांटेक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। मतलब ये अगर बॉडी डायगोनल है और ये बॉडी डायगोनल है तो यहाँ जो है सोडियम है, ठीक है। यहाँ जो है वो सोडियम है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो सीजियम है, ठीक है। यहाँ कौन है, सीजियम है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर एज लेंथ और रेडियस की रिलेशन पे आओगे तो ये R माइनस, यहाँ डबल ऑफ R प्लस, ठीक है। और ये बॉडी डायगोनल है मेरे प्यारे बच्चों, और बॉडी डायगोनल की लेंथ तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3a, ठीक है। तो √3a अल्टीमेटली किसके बराबर निकल के आ रही है आपके पास, वो आ रही है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, कैटायन की रेडियस प्लस एनायन की रेडियस, ठीक है। कैटायन प्लस एनायन की रेडियस, इस कंसेप्ट पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। √3a बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। एक चीज आप साफ साफ देख पा रहे होंगे सीजियम क्लोराइड के केस में, ठीक है। क्या देख पा रहे होंगे, इस सीजियम को 8 क्लोरीन राउंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इस सीजियम को 8 क्लोरीन राउंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये अगर क्लोरीन है तो इस कॉर्नर के अबाउट कितने क्यूब होंगे, हर क्यूब के कॉर्नर के अराउंड 8 क्यूब लगे होते हैं, समझाया था मैंने, दिखाया भी था, ठीक है। तो हर क्यूब के कॉर्नर के अबाउट 8 क्यूब लगे होते हैं, और हर किसी के सेंटर पे कौन बैठा हुआ होगा, सीजियम मिलेगा तुम्हारे को, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक क्लोराइड को 8 सीजियम भी घेर रहे हैं, ठीक है। आप तो बोलोगे सर एक ही है, तो भाई एक इसके सेंटर पे है, तो इस कॉर्नर के अबाउट जो 8 क्यूब है हर किसी के सेंटर पे ना सीजियम बैठा हुआ है, ठीक है। तो हर किसी के सेंटर पे सीजियम बैठा हुआ है तो वो भी तो 8 हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप लोग समझो यहाँ पर इस पॉइंट के, इसमें क्या ध्यान रखोगे, ईच सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय, ठीक है, ईच सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयंस and each chloride ion is surrounded by 8 cesium plus ion, ठीक है। each chloride ion is surrounded by 8 cesium plus ion। मतलब दोनों की अगर बात करें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कल को आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस आयन पूछा जाए, तो सीजियम प्लस आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड पूछा जाए
तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 है। इसको भी वीडियो पॉज करते हुए जल्दी से आप इसे उतार लें। हाँ भाई, तो इतना ये मैंने जो 5 केस पढ़ाए हैं, आप मान के चलिए कि ये 30% क्वेश्चन का जुगाड़ है आपके लिए, ठीक है। और उस चीज को मैंने यहाँ शॉर्ट में बहुत जल्दी में अच्छे से लिख भी दिया है, ठीक है। और इसको अच्छे से आप लोग वीडियो पॉज करके उतारेंगे, ठीक है, इस टेबल को। सिंपल क्यूबिक का जेड कितना था 1, एफसीसी का जेड कितना था 4, बीसीसी का जेड कितना था 2, ठीक है। बात आती है NaCl की, तो NaCl में देखो क्लोराइड ने एफसीसी बनाया था, तो क्लोराइड तो 4 था ही था। सोडियम कहां था, सोडियम एज के सेंटर पे था, 12 इंटू 1/4। सोडियम बॉडी के सेंटर पे था 1। सोडियम भी 4 था, क्लोराइड भी 4 था। हम अलग अलग नहीं बताएंगे, हम सोडियम क्लोराइड की कितनी यूनिट्स हैं उसमें, तो हमसे सोडियम क्लोराइड की यूनिट्स पूछ जाएगी, तो 4 यूनिट्स हैं वहां पे एक यूनिट सेल में, ठीक है। 4 सोडियम क्लोराइड यूनिट्स होती हैं एक यूनिट सेल में। सीजियम क्लोराइड में आपने देखा सीजियम सेंटर पे था, तो एक था सीजियम, बॉडी सेंटर पे था ना सीजियम। क्लोराइड कहां था, कॉर्नर पर था, और कॉर्नर का 8 इंटू 1/8 यानी 1 हो जाता है। तो सीजियम भी 1, क्लोराइड भी 1, तो सीजियम क्लोराइड की नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे से पूछी जाएगी, तो सीजियम क्लोराइड की नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी, 1, ठीक है। अभी हम डेंसिटी वगैरह का फॉर्मूला बताएंगे, तो उसमें मुझे जेड रखना होता है। सिंपल क्यूबिक का जेड 1 रखोगे, एफसीसी का 4 रखोगे, बीसीसी का 2 रखोगे, लेकिन NaCl और सीजियम क्लोराइड का ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड का 4 रखोगे, सीजियम क्लोराइड का कहीं कहीं बीसीसी लिखा रहता है, ठीक है। तो वो बीसीसी इस बीसीसी से डिफरेंट सेंस में यूज होता है, ठीक है। वहां सीजियम और क्लोराइड को क्लोराइड कॉर्नर पे और सीजियम जो होता है वो बॉडी सेंटर पे होता है, और नॉर्मल बीसीसी का मतलब होता है जो कॉर्नर पर था वही बॉडी के सेंटर पे था, तो उसके तो 2 एटम होंगे। लेकिन यहाँ तो हम सीजियम क्लोराइड को एज ए होल बात कर रहे हैं, तो एज ए होल वो 1 होता है, ठीक है। तो कभी भी गलती से भी मिस्टेक से भी डेंसिटी वगैरह के फॉर्मूले में जेड की वैल्यू सीजियम क्लोराइड के लिए 2 मत लिख देना, बहुत बड़ा पाप कर दोगे, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। एज लेंथ और रेडियस के रिलेशन वही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। सिंपल क्यूब में a बराबर 2r था, एफसीसी में √2a बराबर 4r था, बीसीसी में √3a बराबर 4r था, NaCl के केस में a बराबर 2 टाइम्स ऑफ r प्लस प्लस r माइनस था, सीजियम क्लोराइड के केस में √3a बराबर 2 टाइम्स ऑफ r प्लस प्लस r माइनस था। r प्लस प्लस r माइनस को हम लोग शॉर्टेस्ट इंट्रायनिक डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से पॉज करके उतार लो। हाँ भाई, तो इस चीज के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक अपने लिए उठ के आता है, ठीक है, वो है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से रिलेटेड भी तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अपने पास, ठीक है। अगर आप लोगों ने सिंसियरली देखा है वीडियो को, आपने फील किया होगा कि कितने कम इंटरवल में मैंने कितनी कितनी बातें आपके साथ अच्छे से समझाते हुए, मुझे तो यही लग रहा है कि मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अच्छे से समझाते हुए मैंने आपके साथ बड़े आराम से डील करी है, ठीक है। ये क्रैश कोर्स का पार्ट है, लेकिन यही जो चीजें हमें 4-4, 5-5 लेक्चर में डिस्कस करनी होती है, उसी को मैंने एक लेक्चर के अंदर काफी अच्छे से आपके सामने देने की कोशिश की है। इसको आपको अप्रिसिएट करना चाहिए, ना कि इसमें गलतियां निकालनी चाहिए, ठीक है। आप इस बात को सबसे पहले इस बात को फील करो ना कि 4 लेक्चर 5 लेक्चर की चीज जस्ट एक छोटे से लेक्चर में मैंने आपको दी है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन आना है वो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। और भी आएगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ, और भी हमें 1-2 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो सबसे पहले मैं इसमें क्या डील करने जा रहा हूं आपके साथ, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो भाई डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात करें, ठीक है, तो डेंसिटी के नाम पे हमें क्या चाहिए, ठीक है। डेंसिटी का सीधा सा मतलब यही ना होता है, ठीक है, कि हमें मास चाहिए, मास ऑफ यूनिट सेल चाहिए, ठीक है। और मास ऑफ यूनिट सेल के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो मुझे अगर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल चाहिए तो डेंसिटी के नाम पे मुझे मास ऑफ यूनिट सेल चाहिए, मुझे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए, ठीक है। अब एक बात बोलो, सोचो जरा, कल को मेरे को कोई बोले कि सोडियम ने बीसीसी यूनिट सेल बनाई है, ठीक है। तो सोडियम ने बीसीसी बनाई है, तो मेरे को ये बात समझ में आ गई ना, क्या बात समझ में आ गई कि उसके अंदर 2 सोडियम एटम्स, 2 सोडियम एटम्स आर देयर इन यूनिट सेल, ठीक है। भाई जैसे ही बोलूं कि सोडियम ने बीसीसी बनाई है तो बीसीसी यूनिट सेल बनाई है, तो इसका मतलब क्या है
कि एक यूनिट सेल में सोडियम के 2 एटम है। अच्छा 2 एटम है तो मुझे मास ऑफ यूनिट सेल लिखना होगा, ठीक है। मास ऑफ यूनिट सेल, कोई मुझे बताएगा सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है। अगर किसी गधे ने बोला 23 ग्राम तो जूते मारूंगा, ठीक है। एक एटम का मास कभी भी 23 ग्राम जितना भारी नहीं होता, ठीक है। आपको थोड़ा सा मोल कंसेप्ट आना चाहिए। सोडियम के एक एटम का मास होता है 23 AMU, ग्राम में वो होता है 23/Na ग्राम, ठीक है। आप मोल पढ़िएगा थोड़ा सा, उतना टाइम नहीं है मेरे को डील करने का। एक एटम का मास 23 AMU होता है, मोल के अंदर 23/Na ग्राम्स होता है। तो एक बात बताओ, सोडियम की BCC यूनिट सेल में सोडियम के 2 एटम हैं और सोडियम के 2 एटम है तो उसके चलते उसका मास ऑफ यूनिट सेल कितना बनेगा? ऑब्वियस बात है 2 × 23/Na, ठीक है। क्योंकि एक का मास था ग्राम में, मुझे डेंसिटी निकालनी है ग्राम पर सीसी में, इसलिए मैं मास ग्राम में चाह रहा हूं और ग्राम में बदलने के लिए मुझे 23 को Na से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक एटम का मास 23/Na ग्राम्स था, तो 2 एटम का मास 2 × 23/Na ग्राम्स हो गया, ठीक है। यानी मैं इसको जनरलाइज करके लिखना चाहूं, ठीक है, जनरलाइज करके, तो मास ऑफ यूनिट सेल जो होता है, अब कल को बोला होता आयरन ने FCC बनाया है, तो आयरन ने FCC बनाया है, कल को मेरे को बोलता कि आयरन ने FCC बनाया है, तो ऑब्वियस बात है इसकी यूनिट सेल का जो मास होता उसमें आयरन के 4 एटम होते हैं, उसका एटॉमिक मास होता है 56 डिवाइडेड बाई क्या करते हैं Na ग्राम्स, ये उसकी एक यूनिट सेल का जो है मास हो गया, ठीक है। तो आप देखो मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा जनरलाइज फॉर्म में, Z × M/Na, ठीक है। Z हो गया, फिर एक एटम का या एक मॉलिक्यूल जिस टाइप का भी वो सॉलिड है उसका मास, NaCl है तो NaCl का मास, सीजियम क्लोराइड है तो सीजियम क्लोराइड का मास, सोडियम है तो सोडियम का मास, आयरन है तो आयरन का मास, ठीक है। तो Z × M अपॉन में Na, ये हो गया ग्राम में मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये आपके पास मास ऑफ यूनिट सेल हो गया। लेकिन भाई मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए मास ऑफ यूनिट सेल के साथ साथ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। मुझे डेंसिटी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जरा जल्दी से सुन लो, इस बात को उतारते हुए वीडियो पॉज करते हुए, तुम नहीं करोगे, वीडियो पॉज करते हुए इस चीज को उतारो और इसको उतार के समझो अपने आप में कि Z × M/Na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। Z × M/Na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इस चीज को लेते हुए, ठीक है, इस चीज को लेते हुए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा Zm/Na और साथ में क्या डिवाइड में वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्वियस बात है, ये मैंने अभी क्या समझाया, ये मास ऑफ यूनिट सेल है, ठीक है। और वॉल्यूम, अगर मैं कल को क्यूबिक सिस्टम डील कर रहा हूं, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है क्यूबिक सिस्टम की तो वॉल्यूम A³ होती है, तो यूनिट सेल का जो डेंसिटी होगा, यूनिट सेल का डेंसिटी, उसका डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा Zm/Na, जो कि मास ऑफ यूनिट सेल है, A³ कर देने से वो हो गया वॉल्यूम, ठीक है। तो मास बाई वॉल्यूम ये डेंसिटी बन गई, ठीक है। मास को आप ग्राम में रख लीजिएगा, ठीक है, और ये जो A है, ठीक है, इसको आप सेंटीमीटर में रख लीजिएगा तो ये सेंटीमीटर³ हो जाएगा, ठीक है। A को मोस्ट, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन रहेंगे उसमें जनरली ऑप्शन ग्राम पर सीसी में रहेंगे, तो इसको मीटर में लिखने की बजाय सेंटीमीटर में लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से Zm/Na A³ करते हुए आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, इसे रट लो, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। Zm/Na जो है वो मास ऑफ यूनिट सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ये भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम बस छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और आज के लिए इस लेक्चर को खत्म करते हैं। हाँ भाई, आज इतने जल्दी जल्दी इतनी कंसेप्ट जान लेने के बाद, सीख लेने के बाद, ठीक है, अब मैं ऑब्वियस बात है आपसे चाहूंगा कि कुछ 5-7 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आप लोग कर लो, ठीक। 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, वीडियो पॉज करेंगे, जल्दी से इसको करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके कर लेंगे, लेकिन जल्दी से इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अपने पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मैं 3 गिन रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग तब तक कर लिए हो, ठीक है। चाहे 5 मिनट रोको, 3 मिनट रोको, चलो ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चारों क्वेश्चन पढ़ते हुए इनको आपने अटेम्प्ट किया है और अच्छे से ईमानदारी से अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के साथ इन सभी क्वेश्चंस को जल्दी से डिस्कस कर दे रहा हूं।
पहले क्वेश्चन में बोला गया कि लिथियम हैज बीसीसी यूनिट सेल, ठीक है, बीसीसी यूनिट सेल जिसकी एज लेंथ 350 पिकोमीटर दी हुई है, ठीक है। तो लिथियम की अगर एज लेंथ 350 पिकोमीटर दी हुई है और आपको बोला गया कि इसकी रेडियस बताओ लिथियम की, ठीक है। तो अगर लिथियम की रेडियस आपको बतानी है, ठीक है, तो बीसीसी सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए कि जो कॉन्टेक्ट है वो बॉडी डायगोनल के लॉन्ग है। बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a होती है। √3a को आप लोग 4r के बराबर रखोगे, ठीक है। आप लोग r जब निकालोगे तो √3, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप जानते हो 350/4, ठीक है। ये आप जब करके जो भी वैल्यू निकालोगे, आप कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा, निकाल के देख लो, 151.5 पिकोमीटर आएगी, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, इसमें मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिए सेकंड और थर्ड में, ठीक है, ताकि आप लोगों को आंसर निकालने से मतलब आंसर आना चाहिए। गोल्ड हैज एफसीसी यूनिट सेल विद एज लेंथ 407 पिकोमीटर, ठीक है। तो गोल्ड है जिसकी एफसीसी यूनिट सेल है 407 पिकोमीटर के साथ, ठीक है। तो एफसीसी है और मुझसे डायमीटर पूछा है, डायमीटर ऑफ गोल्ड एटम, ठीक है। तो जैसे ही एफसीसी नाम सुनोगे आप लोग, ठीक है, तो एफसीसी नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि कॉन्टेक्ट फेस डायगोनल के लॉन्ग है। फेस डायगोनल की लेंथ √2a होती है जो कि 4r के बराबर होगी। तो पहली बात, ठीक है, यहां से अगर मैं r निकालने जाऊं तो r जो निकल कर आएगा वो √2a/4 निकल कर आएगा, और ये वैल्यू जब आप लोग निकाल रखोगे, ठीक है, 1.414 रख लो, a की वैल्यू 407 रख लो, ठीक है, डिवाइड में 4 रख लो, ये कुछ अप्रोक्स में अगर मैं बोलूं तो 144 पिकोमीटर आएगा, ठीक है। जिसके चलते जो डायमीटर आएगा, ठीक है, इसका जो डायमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से वो हो जाएगा 288 पिकोमीटर, ठीक है। तो इसके डायमीटर का आंसर होगा 288 पिकोमीटर, ठीक है। और इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया 151.5 पिकोमीटर, ठीक है। उसके बाद जल्दी से मैं इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दे रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई, वो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होगी चीज, तो यहां ध्यान दीजिए। सीजियम ब्रोमाइड है एज लेंथ कितना 4.3 पिकोमीटर, और आपसे शॉर्टेस्ट इंट्रायनिक डिस्टेंस पूछी है, और अभी मैंने इसकी कंसेप्ट आपको दी है, ठीक है। आपके पास √3a बराबर 2 टाइम्स r++r- होता है सीजियम ब्रोमाइड सीजियम क्लोराइड टाइप के केस के लिए, ठीक है। अभी बताया सीजियम क्लोराइड टाइप के केस के लिए √3a बराबर 2 टाइम्स ऑफ r++r- होता है, ठीक है। और r++r- को ही आप लोग शॉर्टेस्ट इंट्रायनिक डिस्टेंस बोलते हो, ठीक है। तो r++r- की वैल्यू को अगर देखा जाए तो √3a/2, ठीक है, और a की वैल्यू 4.3 रखते हुए, ठीक है, 1.732 4.3 डिवाइडेड बाई 2 रखते हुए आप लोग जब इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो ये कुछ आएगी आपके पास 3.72 करके आएगी कुछ, ठीक है, 3.72। ये इसकी जो है शॉर्टेस्ट इंट्रायनिक डिस्टेंस हो जाएगी। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना यार, मुझे इतना यही जवाब याद आ रहा है, 3.72 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन इस लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन वो डेंसिटी बेस्ड फॉर्मूले पे है, अगर आपने अटेम्प्ट किया हो तो, लेकिन डेंसिटी नहीं निकालनी है आपको। ये बताया गया है कि क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। एलिमेंट ए हैज क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 400 पिकोमीटर, एटॉमिक वेट भी दे रखा है 120, डेंसिटी दे रखी है आपको 6.25 ग्राम पर सीसी, ठीक है। और द क्रिस्टल लैटिस, आपसे क्रिस्टल लैटिस पूछा गया है कि वो परमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, या हम इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस टाइप के बहुत आम क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट डेंसिटी वाला क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वैल्यू पुट करोगे और निकाल ही लोगे, ठीक है। बस एज लेंथ को जो है सेंटीमीटर में बदल के रखना, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी सुन लो भाई। परमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, वो हमें उसकी जेड की वैल्यू से समझ में आएगा। इसमें यही तो बात है कि क्यूबिक बता दिया, क्यूबिक में कौन सा है ये तो नहीं बताया, इसके लिए आप जेड निकालो, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन का तरीका, d बराबर ZM/NA³ ये करना है, हमारे को जेड चाहिए। डेंसिटी कितनी है 6.25, जेड नहीं दिया है। मास कितना है 120, 120 को Na से डिवाइड करोगे, Na की जो वैल्यू होती है वैसे 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी भी कॉमन सेंस रखते हो तो डिवाइड चाहे मैं 6 से करूं चाहे 6.022 से करूं, उससे कोई खास फर्क पड़ नहीं जाएगा, ठीक है। जहां तक a³ की बात है, a³ यहाँ क्वेश्चन में 400 पिकोमीटर है, ठीक है। एज लेंथ जब 400 पिकोमीटर दी हुई है आपको,
तो आप इसको जब सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये 400 इंटू 10⁻⁻10 यानी 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा। मीटर में नहीं बदला है, सेंटीमीटर में बदला है। मीटर में बदला होता तो 10⁻12 आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब, और ये सब कुछ कर करा के जो जेड आएगा मेरे पास, आप लोग अपने कॉपी पे सॉल्व कर लो। इसका जेड जो है वो 2 आएगा, और 2 आने का मतलब है ये बॉडी सेंटर्ड हो गया। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस चैप्टर में अप्लाई होना है वो डिस्कस किया है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक बहुत कम टाइम इंटरवल में जो भी बच्चे क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को डील कर रहे हैं उनको मैं मैक्सिमम दे पाऊं, ठीक है। मैं आप कहीं भी देखिएगा इतने कम इंटरवल में इस टाइप की चीजें और इतने डिटेल में जाकर के डिस्कस करी हो, इतने अच्छे से समझा दी गई हो, मुझे नहीं लगता कि आपको अवेलेबल होगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत ट्राई की है। अब आप इसको कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। बाकी इसका कुछ पार्ट बच रहा है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।